तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या है? यह है कॉमननेस यानी सबसे मामूली रूप में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रेजेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट प्रेवलेंस इज़ हायर इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। लाइक इंडिया में ये कॉमन है, ये चीज़ है। ये किस में कॉमन है, नाम ही से समझ में आ रहा है, आयरन की डेफिशिएंसी हो तो मेनली बाय डाइट से हो सकता है ना। और अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया तो वहाँ पे डाइटरी डेफिशिएंसीज हो सकती है, जैसे आयरन की डेफिशिएंसी हो गई। और उसमें से भी कॉमन में उनसे कॉमन किस में ज़्यादा होगा? विमेन में एट द एज ऑफ 20-45 ईयर्स। क्यों? मेंस्ट्रुएशन के कारण, कि उसमें भी ब्लड रहता है, ब्लड लॉस होगा उससे, इसलिए। और कुछ एक्टिव ग्रोथ पीरियड्स में जैसे इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। तो 4 पॉइंट हो गए, विमेन, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस में। कॉमन ऑफ द कॉमनेस्ट में भी मोर कॉमन अगर हम देखेंगे कि क्यों आयरन डेफिशिएंसी हो रही है। डेली रिक्वायरमेंट एंड डाइटरी सोर्सेस। डेली रिक्वायरमेंट कितना चाहिए किसको? हमारी बॉडी। अगर मेल्स की बात करें तो 5 से 10 मिलीग्राम पर डे, फीमेल्स में 20। क्यों? कंपनसेट करने के लिए मेंस्ट्रुअल लॉस। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग है तो वो तो एक एक्टिव चीज़ हो गई, एक एक्टिव प्रोसेस हो रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, वहाँ पे ज़्यादा आयरन चाहिए, 40 mg ऑफ आयरन पर डे। डाइटरी सोर्सेज कहाँ से मिल सकते हैं? ये देखें यहाँ पे, मीट, लिवर, एग, लीफ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल व्हीट एंड जैगरी। जैगरी तो यानी जो गुड़ होता है उसमें ज़्यादा आयरन होता है। कॉजेस अब क्यों हो रहा है ये पहले वेरी करता है, एज और सेक्स और कंट्री ऑफ रेजिडेंस ऑफ पेशेंट, ये 3 चीज़ों पे ये वेरी करता है। पर कैसे कैसे कॉज हो सकता है? जैसे नाम मैंने पहले बताया था डाइट पे, तो ये डाइटरी डेफिशिएंसी से हो सकता है, एडुकेट डाइटरी इनटेक के कारण, पुअरली इकोनॉमिक स्टेटस इंडिविजुअल, एनोरेक्शिया यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, जैसे प्रेगनेंसी में होता है, और वही है मिल्क फेड इन्फेक्शन, क्योंकि वो सिर्फ मिल्क जो है वो इंजेस्ट कर रहे, उसमें आयरन की कमी हो सकती है। इंक्रीज द लॉस ऑफ आयरन, आयरन का लॉस ज़्यादा हो रहा है। कैसे लॉस होगा? ब्लड लॉस फ्रॉम दी बॉडी। सीधी सी बात है, यूटेराइन ब्लीडिंग इन फीमेल इन द फॉर्म ऑफ एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन, रिपीटेड मिसकैरेजेस, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग एंड एक्सेट्रा। ये तो समझ में आ गया। तीसरा है हमारा, आयरन की डिमांड ही बढ़ा दी तो अपने आप उसकी बॉडी में कंपैरिजन बाय डेफिशिएंसी हो जाएगी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस में और प्रेग्नेंट फीमेल्स में। ठीक है, और वहाँ पे क्या हुआ, आयरन खा रहे हैं पर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो वो कैसे है? पार्शियल और टोटल गैस्ट्रेक्टोमी में, मतलब टॉमी है तो इसका मतलब कि सर्जरी में, इसकी सर्जरी हो गई है तो इसके कारण जो है वो एब्जॉर्प्शन अब नहीं हो पा रहा अच्छे से, और माइल्ड एब्जॉर्प्शन डिसीज़ के कारण भी नहीं हो पा रहा। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स एंड ट्रीटमेंट, इसकी हम बात करते हैं। तो इसमें क्या था हमारे पास, जनरल फीचर्स ऑफ एनीमिया, जो 10 पॉइंट्स बताए थे वो सेम वैसे ही रहेंगे। करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी की भी स्पेशल फीचर्स हैं, 4 ही फीचर्स हैं। ये तो उसको तो फिंगर टिप्स में याद रखना है। सबसे पहले होगा अपना, नेल्स बिकम ड्राई, सॉफ्ट एंड स्पून शेप, जिसको कहते हैं कोइलोनाइकिया। टंग में क्या होगा, इट बिकम्स एंग्री रेड या रेड कलर की, एट्रोपिक ग्लोसाइटिस। और माउथ में शो एंगुलर स्टोमेटाइटिस। इसकी जो तरीके से माउथ में है, जैसे माउथ में तो ऐसे एक स्ट्रक्चर पैटर्न बन जाएगा, तो इसलिए उसको कह रहे हैं एंगुलर स्टोमेटाइटिस। जो टंग है वो रेड कलर की हो जाएगी और नेल्स जो है वो स्पून शेप के हो जाएंगे। यहाँ पे एक सिंड्रोम भी ऐड होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, दैट इज नोन एज प्लमर-विल्सन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो ईसोफेगस होती है वो डेवलप कर सकती है एक मेम्ब्रेनस वेब, एक वेब टाइप का, जो मकड़ी का जाल है वैसा स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे डिस्फेजिया हो सकता है, स्वॉलोइंग में दिक्कत आ सकती है। अब हमारे जो फूड पाइप है वो उसमें वेब बन जाए तो डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग तो होगी ही होगी, इसलिए इसको प्लमर-विल्सन सिंड्रोम भी कहा गया है। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में
सीधी सी बात है, अनीमिया है तो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम होगा। और पहली बात की गई कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इट इज़ अ हाइपो नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिया। इसका मतलब आरबीसी जो है उसका साइज़ कम हो जाएगा और हाइपोक्रोमिक यानी डेफिशिएंट ऑफ हीमोग्लोबिन हो जाएगा। इट शोड एनिसोसाइटोसिस एंड पॉइक्यूलोसाइटोसिस, दो हो गए यहाँ पे, एनिसोसाइटोसिस एंड पॉइक्यूलोसाइटोसिस। ये क्या शब्द हैं? इसके मतलब हैं प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज ऑफ अनइक्वल साइजेस इन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, यानी जो स्मीयर हम बनाते हैं अगर उसमें हम देखेंगे तो अनइक्वल साइजेस के आरबीसी मिलेंगे एनिसोसाइटोसिस। और पॉइक्यूलोसाइटोसिस में प्रेजेंस ऑफ आरबीसी विद एबनॉर्मल शेप उसका एबनॉर्मल होगा। रेड सेल्स जैसे एमसीबी, एमसीएच और एमसीएचसी तीनों डिक्रीज कर जाएंगे क्योंकि हाइपो और माइक्रो वर्ड तो मतलब वो कम ही करेगा, उसका वैसे वो सिनोनिम मतलब उसका सेम है। बोन मैरो फाइंडिंग्स में भी एरिथ्रोइड हाइपरप्लेसिया और आयरन की डेफिशिएंसी होगी, मैरो आयरन डेफिशिएंसी। बायोकेमिकल फाइंडिंग सीरम आयरन डिक्रीज कर जाएगा एज द नेम सजेस्ट आयरन डेफिशिएंसी एंड इट इज़ ऑफन अंडर 50 मिलीग्राम परसेंटेज। नॉर्मल वैल्यू हमेशा याद रखनी ज़रूरी है विच इज़ 60-160 मिलीग्राम परसेंटेज। फेरेटिन यानी जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन है वो भी कम हो जाएगा। पुअर टिश्यूज आयरन स्टोर्स, यस इट इंडिकेट्स पुअर टिश्यूज आयरन स्टोर्स, सेम बात है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इसको बोलते हैं TIPC। ये वाइवा की क्वेश्चन है, इसका जो फुल फॉर्म है वो पूछते हैं टीचर्स, तो अभी याद रख सकते हो। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ कर जाती है। अब ये क्यों इंक्रीज़ करती है? आयरन कम हो गया है तो अब बॉडी क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा आयरन है तो अपनी खुद की जो बाइंडिंग कैपेसिटी उसको बढ़ाएगी। इट इज़ अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, इट इज़ अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म। ट्रीटमेंट तो बहुत सिंपल है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन दे दो फेरस सॉल्ट्स के, ये करेक्शन कर लो ऑफ पॉजिटिव फैक्टर अगर वो हो सकेगा। दूसरा हो गया हमारा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ये क्या है? ये है एरिथ्रोसाइट सीरीज़। एरिथ्रोसाइट सीरीज़ मतलब एरिथ्रोसाइट सीरीज़ मतलब जो इमेच्योर सेल्स होते हैं उससे जो मैच्योर आरबीसी बनती है उसका सफ़र, जितने भी सेल्स बनते हैं 5-6 बीच में बनते हैं इंटरमीडिएट, उनका क्या हो जाना है? एबनॉर्मली लार्ज हो जाना। क्यों? क्योंकि डिफेक्टिव DNA सिंथेसिस होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलेट। एटियोलॉजिकल मतलब बताया था, कॉज विथ कॉज, क्या कारण से। पहला हो गया मेगलोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 डिफिशिएंसी। अब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से ही मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है, पर अब ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी कैसे हो रही है? तो पहला है इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक, जैसे कि स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस और ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स में हो सकता है। दूसरा क्या है अपना मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, मतलब पहला तो डाइटरी इनटेक ही ख़राब है कि सिर्फ वेजिटेरियन खा रहे हैं तो फिर उसमें दिक्कत हो सकती है, और दूसरा कि खा रहे हैं पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, मेल एब्जॉर्प्शन है। अब ये जो कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको समझना ज़रूरी है। Malabsorption of vitamin B12 is more often the cause of deficiency and may be due to पहला है gastric causes leading to deficiency of intrinsic factor। विटामिन B12 को एक्सट्रिंसिक फैक्टर, हम ये मान लो कि स्टमक में एक फैक्टर निकलता है बाय सेल्स के द्वारा, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। दोनों का मिलना, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का मिलना ज़रूरी है ताकि प्रॉपर विटामिन B12 का जो है वो एब्सॉर्प्शन हो। अब डेफिशिएंसी हो रही है इंट्रिंसिक फैक्टर की तो सेल्स में इम्पेयरनेस होगी, क्योंकि भाई वो सेल ही जो है वो सिक्रीट कर रहा है। उस सेल को कौन इम्पेयर कर रहा है? सेल को कौन ख़राब कर रहा है? सेल को कौन डैमेज कर रहा है? तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है एक्चुअली, ऑटो इम्यून कॉज है ऑफ फेलियर ऑफ सिक्रीशन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। ऑटो इम्यून मतलब इम्यूनिटी जाके उस सेल के लिए जो खुद ही के सेल्स हैं, बॉडी के ओन सेल्स हैं, जो वो फैक्टर रिलीज़ कर रहे हैं और उसके कारण फेलियर हो गया सिक्रीशन में।
ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कोर्स, तो उसको कहेंगे एडिसोनियन परनीशियस एनीमिया। ठीक है, उसका नाम है एडिसोनियन परनीशियस एनीमिया, ये नाम लिखा है। तो यहाँ पे इसकी बात की गई। तो ये हो गया हमारा पहला गैस्ट्रिक कॉज। दूसरा होगा हमारा इंटेस्टाइनल कॉजेस। अब इंटेस्टाइन में क्या होता है, मेनली एब्सॉर्प्शन है, तो एब्सॉर्प्शन ही डिक्रीज हो गया विटामिन B12 का। क्यों? तीन है। पहला है ट्रॉपिकल स्प्रू। ट्रॉपिकल स्प्रू मतलब मेल एब्सॉर्प्शन ड्यू टू डैमेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकोसा एक लेयर है। इलियल रिसेक्शन है, इलियल रिसेक्शन, सर्जिकल रिमूव ऑफ पार्ट्स ऑफ इलियल। और तीसरा हो गया क्रोहन्स डिसीज़, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बोवल डिसीज़। तो इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़, तो इसलिए इसको IBD बोलते हैं। फिश टेपवर्म इन्फेस्टेशन एंड इंटेस्टाइनल ब्लाइंड लूप सिंड्रोम। चलो ये 5 पॉइंट हो गए। क्रॉहन्स डिसीज़ हो गया, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि क्या है ये, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बोवल डिसीज़ है। चौथा हमारा ये हो गया हमारा फिश टेपवर्म इन्फेस्टेशन। टेपवर्म जो होते हैं वो अगर बॉडी में कुछ है तो ऑफकोर्स वो खुद आयरन यूज़ करेंगे, ऑफकोर्स वो खुद विटामिन B12, वो सब चीज़ें, फोलेट, हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो वो तो प्रॉब्लम देगा वहाँ पे। तो इसलिए क्या यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं माइल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, इसलिए उसका कारण भी बन सकता है, क्योंकि एक सेकेंडरी होस्ट भी आ गया है हमारे B12 को हजम करने के लिए, हमारे B12 को यूज़ करने के लिए। इसका क्लिनिकल सिंपल है। पेशेंट से जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो अगर उसकी हिस्ट्री में ये पता चलता है, उसके ऑक्यूपेशन की बात करते हैं कि वो एक एग्रीकल्चर वाला वर्कर है या फार्मर है, तो फार्मर है और वो इंडिया में, तो ऑफकोर्स वो नंगे पैरों ही काम करता होगा खेत में। तो वो खेत में जो है कई सारे वॉर्म्स हो सकते हैं, तो उस पर अगर उसका पैर पड़ जाएगा तो वो जो है वॉर्म्स जो हैं उसके अंदर इन्फेस्टेशन कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है फिश टेपवर्म इन्फेस्टेशन। ये क्लिनिकल है, इससे ज़्यादा पूछ नहीं जा सकता, पर ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। एडिसोनियन परनीशियस एनीमिया, एटियोलॉजी की बात करें मतलब फिर वही कॉज की बात कर रही है। कॉज क्या है? ये है इज़ द टर्म विच इज़ यूज स्पेसिफिकली फॉर द माइक्रोप्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 deficiency occurring as a result of failure of secretion of intrinsic factor by the stomach owing to the or the immune atrophy of gastric mucosa। वही कहानी पूरी इंग्लिश में एक सेंटेंस में बोल दी, यहाँ से निकल। Pernicious anemia is an autoimmune disease and in about 50% of patients। चलो ये बात ज़रूरी नहीं, ये बात है ज़रूरी है, बस ये autoimmune disease है। और नॉर्मल एज कितनी, 45 से 65 ईयर्स की एज में मेनली ये होता है, और ये फीमेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है। बस इतना याद रखना। इसके फीचर्स क्या हैं? चलो तो इसको हम स्किप कर देते हैं, ये दूसरे पेज का है। मेनली अगर हम ये बात कर सकते हैं स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ परनीशियस एनीमिया, तो वो होगा हमारा एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर। अब इस शब्द का मतलब समझो, एंटीबॉडीज आप समझ गए। इंट्रिंसिक फैक्टर के एंटीबॉडीज़ मतलब जो इंट्रिंसिक फैक्टर जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसके लिए एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। और एंटीबॉडीज़ मतलब बोले तो जो ऑटोइम्यून की हम बात करते हैं वो इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज़ हैं। अब भाई एंटी मतलब उसका रिवर्स, तो इट इज़ एन एंटी। तो जिस चीज़ के लिए वो एंटीबॉडी बन पाता है इंट्रिंसिक फैक्टर, उसी का एंटी। वो क्यों बनेगा भाई? ऑटोइम्यून में तो पहले से उसका डेफिनेशन क्या, ऑटोइम्यून में तो पहले से एंटीबॉडीज़ बन रही थी इंट्रिंसिक फैक्टर के सेल्स के लिए, तभी तो वो सिक्रीशन कम हो रहा था, तो उसका भी एंटी मिलेगा हमारी बॉडी में। तो उसके प्रेजेंस से हमें पता चल सकता है कि परनीशियस एनीमिया। और एबनॉर्मल B12 एब्जॉर्प्शन टेस्ट भी किया जा सकता है, करेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, शिलिंग्स टेस्ट। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की मात्रा ज़्यादा कर दी, एडिशन कर दिया हमने, तो उससे भी हम चेक कर सकते हैं। वही टेस्ट का नाम शिलिंग्स टेस्ट है। ट्रीटमेंट क्या है? विटामिन B12 दो इंट्रामस्कुलर डोज। तो ये शब्द रखना ज़रूर, कैसे दे? इंट्रामस्कुलर मतलब मसल्स के जस्ट विद इन दी मसल, से निडल रहेगी मसल है तो ऐसे निडल जो है पूरा
मसल तक चाहिए। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू फोलेट डेफिशिएंसी। पहले हमने क्या पढ़ा था, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अब हम क्या पढ़ेंगे, फोलेट की डेफिशिएंसी से। ठीक है, ये वाला तो बेसिक सी बात हो गई है, इसको नहीं देखते। कॉजेस ऑफ फोलेट डेफिशिएंसी। पहले हमने बात की थी B12 की, तो 2 ही पॉइंट है, डाइटरी इनटेक और मेल एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर फिर से देखते हैं, फिर वही चीज़ आ गई, डाइटरी इनटेक, पुअर पीपल इन्फ्लुएंस एल्कोहलिक्स, मेल एब्जॉर्प्शन, फिर वही बात आ गई, सीलिएक डिजीजेस, ट्रॉपिकल फ्लू, क्रॉन्स डिजीज़। आपको याद होना चाहिए मैंने क्या बात की थी यहाँ पे। ट्रॉपिकल फ्लू मतलब आप यहाँ पढ़ लो, डैमेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा। क्रॉन्स डिजीज़ आप पढ़ लो, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। तीसरा पॉइंट क्या है, डिमांड यहाँ पे बढ़ सकती है। विटामिन B12 की वहाँ डिमांड नहीं बताई गई थी, पर यहाँ पे उसकी डिमांड भी बढ़ गई, किसकी, पढ़ते समय आप इतना हमेशा याद रखना कि आप क्या पढ़ो, क्योंकि इतना सब जब आप खुद से पढ़ोगे तब आप खुद कंफ्यूज होगे कि मैं कहाँ था और मैं कहाँ तक पहुँच गया। हमेशा अपनी हेडिंग्स को हमेशा याद रखना। हेडिंग्स को याद रख के पढ़ते चलोगे तो आप कभी नहीं भूल पाओगे कि आपको कौन सी टॉपिक पे कौन सी जगह क्या लिख कर आना और क्या बोल कर आना। ठीक है, तो इंक्रीज डिमांड्स किसमें, फोलेट डेफिशिएंसी में। सीधी सी बात है, डिमांड बढ़ गई तो उसकी इन द बॉडी कंपेरिजन बाय डेफिशिएंसी हो सकती है। प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, इन्फेंसी में ये फिजियोलॉजिकल होगी, फिजियोलॉजी जो नॉर्मल कंडीशन है। पैथोलॉजिकल मतलब जो डिजीज़ वाली, जैसे सेल प्रोलिफरेशन, सेल बढ़ गए तो डिमांड इंक्रीज हो गई। मैलिग्नेंसी है यानी कैंसर, उसमें भी सेल की मात्रा बहुत जल्दी बढ़ जाती है। इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, सर्टेन एंटी कॉन्वल्सेंट्स जैसे फेनाइटोइन, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड सर्टेन साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, मीथोट्रेक्सेट। तो इसको याद रखना, फोलेट के एंटागोनिस्ट थे मीथोट्रेक्सेट, तो इस ड्रग के भी इफेक्ट से फोलेट की डेफिशिएंसी हो सकती है। और एंटागोनिस्ट का मतलब तो उसका अपोजिट ही होता है, एंटागोनिस्ट का मतलब उसका एनिमी से। एक्सेसिव यूरिनरी फोलेट लॉस इन एक्टिव लिवर डिसीज एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, उसके कारण भी हो सकता है। क्या बोला अभी मैंने, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सेस यूरिनरी फोलेट लॉस, एग्जाम्पल इन एक्टिव लिवर डिसीज। तो आप समझ गए भी, पॉइंट एक अच्छा याद रखिएगा कि यूरिन से भी फोलेट का लॉस हो सकता है। फीचर्स ऑफ फोलेट डेफिशिएंसी, फीचर्स क्या हैं भाई, जो फीचर्स मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को उस पर भी आप रखा सकते हैं। इसमें क्या स्पेशल या स्पेसिफिक फीचर्स आप बताओ। स्पेसिफिक में रहे सीरम फोलेट लेवल कम हो गए एज द नेम सजेस्ट, और रेड सेल फोलेट लेवल भी कम हो गए एज द नेम सजेस्ट। जनरल फीचर्स ऑफ एनीमिया आप इसमें भी चिपका सकते हो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में, वो भी 10 पॉइंट थे जो पहले डिस्कशन हो चुका। अब मेन आते करेक्टरिस्टिक फीचर के। भाई याद रखना है, मेगलोब्लास्टिक मतलब मैक्रोसाइटिक था और नॉर्मोक्रोमिक था, ना नॉर्मोक्रोमिक होता है, नॉर्मोक्रोमिक था। मैक्रो यानी आरबीसी साइज लार्ज, एमसी भी बड़ा हुआ, सेम बात है, दोनों एक दूसरे के क्या पर्यायवाची, दोनों सेम। MCSC मतलब नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मल, और नॉर्मल वैल्यू कितनी है 32 से लेकर 38 या 30 से 38% भी बोल सकते, दोनों से। 30% से ऊपर पॉसिबल नहीं, इसलिए हाइपर क्रोमिक जैसी कोई बर्थ, क्रोमिक जैसा कोई बर्थ होता ही नहीं। ठीक है, इसमें एक बात लिखी स्पेशल है कि लेटर स्टेजेस में टाइम अगर बढ़ गया तो MCSC जो है वो कम हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वैसे मेन ये बात नहीं, मेन से भी पूछेगा MCV और MCH के बारे में इनिशियली क्या होता है। पेरिफेरल सीनियर टीचर ऐसे ही बोलता है, बताओ ये है हमारा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, उसके फीचर्स बोलेगा, उसके फीचर्स पूछेगा, उसके फीचर्स में भी ये बताओ कि उसकी पेरिफेरल्स में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा उसको, क्या मिलेगा। तो क्या क्या मिल सकता है, 2 चीज़ें मिल सकती हैं,
nucleated RBC with marked anisocytosis and poikilocytosis. Aniso मतलब वेरी टाइप ऑफ साइजेस मिल जाएंगे सेल्स की, और poikilocytosis भी देखने को मिल सकता है। ऐसे वही चीज़ है। रेटिकुलोसाइट क्यों बढ़ जाएगा इसमें? भाई देखो, मेगालोब्लास्टिक का क्या मतलब है? इमेच्योर सेल्स का बढ़ना। रेटिकुलोसाइट इज अ प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी, तो ऑफकोर्स उसका काउंट भी बढ़ जाएगा। आरबीसी का लाइफ स्पेन डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल है। आरबीसी का क्योंकि साइज बढ़ गया तो वो ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाएगा, तो ब्रेक होगा। WBC एंड प्लेटलेट्स जो वो डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ एनक्रोचमेंट ऑफ मेगालोब्लास्टिक। वो टिश्यू बढ़ेंगे तो WBC और प्लेटलेट्स का जो नंबर है वो कम हो जाएगा। बोन मैरो की बात करते हैं। बोन मैरो मेगालोब्लास्टिक हाइपरप्लेसिया, तो प्रिकर्सर सेल उनका एनलार्जमेंट, और कुछ मतलब नहीं। और ये तैयार रख लो, मैरो आयरन जो है उसका इंक्रीज इन द नंबर एंड साइज ऑफ आयरन ग्रेन्स इन द एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स। ठीक है, बस इतना याद रखना, क्योंकि मेन अपना एक पहला वाला ही था, ब्लड पिक्चर एंड ब्लड सेल इंडाइसिस वाला ही था। ठीक है, अब बायोकेमिकल फाइंडिंग्स। पहला वाला जरूरी है, सीरम बिलिरुबिन इंक्रीज ड्यू टू एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। तो यूरिन यूरोबिलिनोजन को भी इंक्रीज कर जाएगा सेम, क्योंकि बिलिरुबिन इंक्रीज है। पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट को सपोर्ट कर। ये थर्ड वाला अच्छा है, MCQ वाला अच्छा पॉइंट है। सीरम आयरन फेरेटिन इज यूजली इंक्रीज बिकॉज आयरन इज नॉट यूटिलाइज बाय द इमेच्योर आरबीसी। मैं फिर से पढ़ता हूँ, सीरम आयरन और फेरेटिन का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? आयरन यूज ही नहीं होता है इमेच्योर आरबीसी। ठीक है, याद रखो। ये भी ज़रूरी, विटामिन बीटा लेवल डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल वैल्यू ज़रूरी है, ये पूछते हैं भाई। 200 से 900 पिकोग्राम पर ml। तो कुछ बुक्स में कुछ और लिखा है। ये तो इंडोक्राइन है, तो उसमें जो ये भी लिखा है ये भी सही तरीके से। सीरम फोलेट लेवल डिक्रीज, बहुत सीधी सी बात है। रेड फोलेट लेवल डिक्रीज, रेड सेल फोलेट करता ही है कि वो ज़्यादा रिलायबल इंडिकेटर होता है, यानी उसको ज़्यादा अच्छे से, उसको सही तरीके से यूज़ किया जा सकता है। कि मैं कहूँ कि वो जब यूज़ किया जा रहा है तो वो ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा सही है। किससे सही है? वो सीरम वाले से ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट बताएगा। रेड सेल फोलेट की अगर डिफिशियंसी दिख रही है, रेड सेल फोलेट अगर कम लग रहा है, फोलेट ऐसे डिफिशियंसी होने की संभावना ज़्यादा है। थैंक यू।